हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट सेशन में मैं न्यूट्रिशन तक कंप्लीट किया था। तो आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो डाइजेशन होगा। क्या आपको पता है हमारा जो पूरा का पूरा फूड जो होता है वो किस किस ऑर्गन से होते हुए पास होते हुए वो वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। ये सारे चीज़ें में बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आज सारे इस एंजाइम्स का साइंस देखते हैं कि क्या बोलता है, ये एंजाइम्स का फंक्शन क्या करता है, वो सभी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो ये रहा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो हमारा पाथवे होता है, जो फूड पास होने की जो पाथ होती है वो माउथ से स्टार्ट होते हुए ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से स्टमक, स्टमक से फिर आपका यहाँ पे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन से इन्वॉल्व होते हुए पास आउट होते हुए हमारा फूड पास करता है। मेन फंक्शन क्या होता है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो मेन फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का बोला जाए तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमारा फूड को ब्रेक डाउन करता है। जो हम लोग खाते हैं वो फूड हमारा बल्क फॉर्म में होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, तोड़ना, सारे एंजाइम्स मिल के तोड़ते हैं, तब जाके वो फूड हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा माउथ से, माउथ से स्टार्ट होता है और हमारा डाइजेशन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है माउथ से। फिर जाता है आपका स्टमक में, स्टमक में जाएगा और फुल्ली डाइजेशन जो होगा वो आपका यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और वहीं पे हमारा फिर विलाई आएगा। विलाई में ब्लड कैपिलरीज होंगे, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा और जब एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर सारे बॉडी में हमारा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे न्यूट्रिशन का। एंजाइम्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। स्टार्टिंग करेंगे हमारा सलाइवा से, सलाइवा में भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे। वो एंजाइम्स का फंक्शन क्या होगा वो भी देखेंगे। फंक्शन देखा जाए, मेन फंक्शन क्या होगा? कन्वर्ट फूड इनटू एब्जॉर्बल फॉर्म। जो हमारा फूड होगा वो ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा, टूटने के बाद जो 5 न्यूट्रेंट होगा वो 5 न्यूट्रेंट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे। इसमें कुछ मेजर एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे आप देखिए माउथ से आपका सैलिवरी अमाइलस आएगा, स्टमक में आपका पेप्सिन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और लाइपेज आएगा। नेक्स्ट फिर आपका आएगा इंटेस्टाइनल जूस आएगा, जो कि वेरियस एंजाइम्स जो मिलके कंप्लीट करेंगे हमारा डाइजेशन। तो ये पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है। मेनली हम लोग इस चैप्टर पे मतलब इस टॉपिक में इसी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ में हमारा क्या होता है? डाइजेशन हमारा माउथ में स्टार्ट हो जाता है। जब माउथ में हम लोग आते हैं तो माउथ में देखा जाए तो माउथ में देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या आता है? सबसे पहले टीथ, सेकेंड हमारा टंग और हमारा सलाइवा। ये 3 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब थोड़ा टीथ के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा टीनेजर का जो टीथ होता है या फिर बच्चों का जो टीथ होता है, मेनली देखा जाए तो 4 टाइप्स के टीथ हम लोग देखते हैं। ये 4 टाइप्स के टीथ कौन कौन होते हैं? आपने देखा होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो हमारा जो सिंगल जॉ की बात करता हूं मैं, हमारे पास कितने सेट ऑफ जॉ होते हैं? 2 सेट ऑफ जॉ होते हैं। इस 2 सेट ऑफ जॉ की बात की जाए तो मूवेबल कौन सा सेट होता है हमारा? हमारा लोअर हमारा जॉ मूवेबल होता है या अपर जॉ मूवेबल होता है? तो हमारा लोअर जॉ जो होता है वो मूव करता है, अपर जॉ होता है वो फिक्स होता है। तो हम लोग एक सेट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड की बात करते हैं। चाइल्ड में जो टोटल टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, जिसे हम लोग टेम्पररी टीथ बोलते हैं। टेम्पररी टीथ बोलते हैं।
बात की जाए बड़ों में कितने होते हैं भाई, एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में 32 होते हैं। 32 जो होते हैं जिसे हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। अब ये परमानेंट टीथ और 20 जो हमारा टेम्पररी टीथ होता है, ये 20 टीथ तो बाद में फिर शेड कर जाते हैं, टूट जाते हैं, फॉल कर जाते हैं। टूटने के बाद जो हमारा जो टीथ आता है वो हमारा परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, अब ये 20 टीथ की बात की जाए तो इस सेट में यदि हम बात करें तो हमारे पास डबल सेट होगा। इस तरह का सेट होता है। इस सेट में बात की जाए चाइल्ड का, जो बात की जाए पहले तो ये होगा आपका 2021 ये होता है। ये हो गया आपका इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्री मोलर और ये हो गया मोलर। ये चाइल्ड की बात की जाए, दैट मीन्स ये एक सेट में आधा, ये यहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इधर में आपका ये होगा, मतलब 2 2 4 और 1 5, टोटल कितना हो गया इधर 5, तो इधर भी 5, दोनों सेट मिला के 10 और इधर भी 10, तो टोटल कितने हो गए 20। ये 20 टीथ का सेट बनता है। बाद में देखा जाए टीनेजर में, तो टीनेजर में क्या क्या बढ़ेगा, देखिए ये 2 रहेगा, टीनेजर की बात की जाए तो ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 1 रहता है। मतलब हो गया 2 2 4 2 6, 6 चौका 24, ये टोटल हमारा ये 6 का सेट बनता है और टोटल हमारा 24 टीथ होगा। ठीक है, बाद में फिर ये और बढ़ेगा और ये हो जाएगा फिर लास्ट में जो हमारा टीथ यहाँ पे डेवलप करेगा, जो लास्ट में हमारा एक यहाँ पे डेवलप करता है जिसे हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। और विजडम टीथ जो लास्ट में 4 आता है ये कंप्लीट करेगा 32। ठीक है, तो लास्ट में फिर ये हो जाता है 2132। ये एडल्ट की बात की जाए तो देखिए 2 1 3 3 6 2 8, एक साइड में 8 8 16, टोटल हो गया 16 और फिर 16 इधर, टोटल 32 दांत हो जाते हैं। तो ये 32 टीथ का हमारा सेट बनता है, पूरा का पूरा टीथ होता है। और ये 32 टीथ में सभी का फंक्शन क्या होता है, जैसे इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग एंड बाइटिंग का काम करता है। कैनाइन करता है ये क्या, टीयरिंग का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। प्री मोलर ये ग्राइंडिंग करने का काम करता है और मोलर भी ये सेम काम ये भी करता है। याद रखिएगा लास्ट का जो 4 टीथ आएगा जिसे विजडम टीथ बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में इसे जनरली अकल का दांत बोलते हैं, जो हमारा विजडम टीथ कहलाता है। और ये जब आता है तो भाई पूरा का पूरा जॉ पे पूरा पेन आ जाता है, क्योंकि वो पूरा जॉ को फाड़ के एक तरह से निकलता है तो पूरा पेन बना देता है वो पूरा माउथ में। ठीक है, टंग की बात की जाए यहाँ पे हमारा कुछ टेस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा बिटर टेस्ट, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉर टेस्ट और यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्टी और यहाँ पे आपको स्वीट टेस्ट मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा डॉटेड लाइक हमारा टंग में कुछ प्रिंट दिखाई देता है, ये प्रिंट को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है टेस्ट बर्ड बोला जाता है। ठीक है, और ये टेस्ट बर्ड से ही हम लोग कोई भी टेस्ट को फील कर पाते हैं या फिर हम लोग कोई भी टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं विदाउट। अब बात आती है कि ये स्वीट किसको डिटेक्ट करता है, जनरली ये स्वीट को डिटेक्ट करेगा, सॉल्ट के जगह पे आपको सॉल्ट का टेस्ट पता चलेगा, सॉर में आपको सॉर का टेस्ट पता चलेगा, बिटर में आप ज़्यादातर
बिटर का टेस्ट पता करेंगे। अब बात आती है कि यदि उसके अल्टरनेट कोई, जैसे मान के रखिए आप मिर्ची खा रहे हो, तो मिर्ची जनरली हम लोग साइड से टीथ से कटिंग करते हैं, दैट मीन्स टंग के साइड वाले पार्ट से हम लोग टच करते हैं। तो इस पार्ट में जब तीखी चीज़ जाती है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा हमारे माउथ में वो झंझनाहट महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जगह पे टेस्ट जाता है तो वो उसे अलग तरह से फील करेगा। अब इस पार्ट में स्वीट चखने की चीज़ है, यहाँ से आप मिर्ची खाइएगा, मिर्ची का स्वाद चखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा तीखा लगता है। दवा खाने पे हम लोग को कड़वा चीज़ें जब महसूस होता है तो वो यहाँ पे होगा, कड़वा वाली जगह पे जाएगा तो वो अपना डिटेक्ट करता है और आपको फील उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ से दवा को चखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगेगा। इसीलिए जनरली देखे होंगे बच्चे लोग जो दवा खाते हैं वो पूरा हेड अप कर लेते हैं और उसके बाद वो सीधा खाते हैं, तो वो अपने जगह पे चला जाएगा, तो जिसके कारण वो टेस्ट उसके अकॉर्डिंग रह जाएगा। बात की जाए सैलिवरी ग्लैंड की, बात की जाए तो सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। सैलिवरी ग्लैंड की बात की जाए तो ये सैलिवरी ग्लैंड की बात की जाए तो हमारे माउथ में जो होता है तो यहाँ पे हमारा एक ग्लैंड रहेगा इस जगह पे, एक हमारे लोअर जॉ के पास रहता है, एक हमारे टीथ के साइड में रहता है। तो सबसे जो बिगेस्ट ग्लैंड होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, वो हमारे ईयर के बिहाइंड में रहता है, पीछे रहता है, जो कि बिग रहता है। और सबसे स्मॉल हमारा दांतों के नीचे रहता है, वो सबसे स्मॉल रहता है ये सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड की बात की जाए तो इसमें से 3 एंजाइम्स निकलते हैं। एक आपका होता है सैलिवरी अमाइलेज, एक होता है आपका पेप्सिन, एक होता है म्यूकस। ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, तो जनरली ये हमारे जो फूड में स्टार्च अवेलेबल होता है उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब बोलिएगा सर ये स्टार्च कहाँ होता है, तो जितने भी हरे पत्तेदार चीज़ होती है जो कि एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए उसके बॉडी में स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। बट ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारे बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम्स ही नहीं निकलता है जो डायरेक्ट स्टार्च को डाइजेस्ट करे। तो हमारे बॉडी में जो सैलिवरी अमाइलेज होते हैं ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है, और ये माल्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट हो जाता है। बात की जाए पेप्सिन, तो हमारा जो प्रोटीन वाली जो फूड होती है वो इतना ही कॉम्प्लेक्स है कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसको 3 स्टेप में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, पहला तो हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट होगा और उसे पेप्टॉन में ब्रेक कर देता है ये। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा पेप्टॉन में। कौन तोड़ेगा, तो पेप्सिन नाम का एंजाइम तोड़ेगा। म्यूकस क्या करता है, तो आज के टाइम में हम लोग हाइजीन ज़्यादा देखते हैं कि भाई हमारा फूड जो है धुला हुआ है नहीं है, साफ़ सुथरा है नहीं है, लेकिन सोचिए एक बच्चा क्या कभी वो हाइजीन देखता है। भाई कुछ सामान नीचे गिर गया ना, मिट्टी में गिर गया, वो वहाँ से उठाएगा, ऐसे मिट्टी को झाड़ेगा और वो खा लेगा, तो क्या उसे हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हमारा ह्यूमन बॉडी होता है वो एक ऑटोमेटिक मशीन होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक मशीन क्या करता है, वो उस फूड के जो माइक्रोब्स होते हैं उसके बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म्स को मार देता है। दैट मीन्स जो हाइजीन वाली चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमारा सलाइवा में ही आधा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जाता है फूड हमारा स्लिमी, और ये म्यूकस जो होता है वो हमारे फूड को एक तरह से स्लिमी में भी कन्वर्ट करने में काम करता है। स्लिमी में कन्वर्ट करता है। स्लिमी क्यों बनेगा, और सलाइवा जो होता है वो हमारे फूड को एक तरह से स्लिमी में कन्वर्ट करेगा या फिर वो पेस्ट लाइक में कन्वर्ट करेगा। नहीं पेस्ट लाइक कन्वर्ट होगा तो हम वो फूड को सॉलिन कैसे कर पाएंगे, निगल कैसे पाएंगे। सोचिए आप एक बिस्किट खा रहे हो, वो बिस्किट को आप ग्राइंड किए, पाउडर बना, क्या वो पाउडर आप निगल पाइएगा, नहीं निगल पाइएगा भाई। तो उसे पेस्ट लाइक कन्वर्ट करना वो सलाइवा का काम होता है, तो वो सलाइवा उसे
कन्वर्ट कर देता है स्लिमी, ताकि यह ईजी वे में इसे हम सॉलन कर पाए, निगल पाए। तो ये हमारा माउथ का टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो माउथ में हमारा क्या हुआ, फूड को चेव किया गया, मिक्स हुआ स्लाइवा के साथ, जिसमें हमारा स्लाइवरी अमाइलस आया। स्लाइवरी अमाइलस जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट किया माल्टोज में, और माल्टोज फिर ग्लूकोज हमारा सुक्रोज में, शुगर में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा ये ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या होता है, वो एक फूड पाइप जिसे हम बोल सकते हैं कॉमन वर्ड में, और वो हमारा जो यहाँ पे फूड हमारा च्यू किया गया वो इसी फूड पाइप के थ्रू पास आउट होगा। अब ये जब फूड पास आउट होगा तो ये किस वे में पास आउट होगा, देखिए ये हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप में यहाँ जो हमारा फूड आएगा वो एक मूवमेंट के थ्रू आएगा। वो मूवमेंट का नेम क्या होता है, जिसे हम लोग पैरासिलेटिक मूवमेंट कहते हैं। पैरासिलेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये पैरासिलेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कोई इस तरह का जो रैपर होता है, उस रैपर से यदि आप आप पेस्ट को निकालते हैं तो कैसे ऊपर से निचोड़ के निकालते हैं इस तरह से, तो वो ऊपर से हम लोग स्क्यूज करते हैं और जो नीचे आ रहा है वो पार्ट हमारा एक्सपेंड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एक्सक्यूज होगा, इधर से दबेगा और ये पार्ट आपका फूलते चला जाएगा, मतलब ये पार्ट सॉलिड कर जाएगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को ही हम लोग पैरासिलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा एक होता है ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन टाइप से होता है, जिसे हम लोग स्पिंचर बोलते हैं। स्पिंचर बोलते हैं। ये स्पिंचर क्या होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। यदि सोचिए यदि स्पिंचर नहीं होता तो क्या होता, या फिर ये हमारा पैरासिलेटिक मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, या फिर एक पाइप ले लीजिए, इस पाइप में आप पानी डालिए तो वो पानी सीधा नीचे आएगा, और यहाँ से जैसे कुआं में आप पत्थर में गिराइए तो कैसे आएगा, यहाँ गया चुभ से कर जाएगा वो। तो ऐसा ही हाल होता है हमारे स्टमक में, यदि ये मूवमेंट और ये ऑर्गन नहीं होता तो। लेकिन ये सब है तभी तो हमारा फूड धीरे धीरे पास आउट होता है। आप देखे होंगे गर्मी का मौसम में आप कहीं से थक के आए होंगे, अचानक से चिल्ड पानी पीजिए आप, तो वो पानी जैसे जैसे जाएगा ना, आपको बहुत ही अच्छा आराम फील होगा कि हाँ भाई पानी यहाँ से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। वो आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सेम एज हमारा फूड पार्टिकल्स यहाँ से मूव करते हुए धीरे धीरे स्लोली इस स्पिंचर के अलाव से ये जाता है स्टमक में। इस स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप बोला जाता है। जे शेप में हमारा स्टमक होता है। अब जैसे ही यहाँ हमारा फूड आएगा, अब यहाँ 2 to 3 आवर के लिए हमारा फूड, या फिर 1 to 2 आवर के लिए फूड हमारा यहाँ पे होल्ड करेगा। और होल्ड करने का कारण क्या है, तो होल्ड करने का कारण यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आती है। जैसे मान के रखिए आपका फूड कुछ बल्क फॉर्म में आया है, जैसे आप खाना तो खा रहे हैं भाई, हम लोगों को बोला जाता है कि खाना को चबा के खाना चाहिए। यदि इन केस आप जल्दीबाजी में खाना खाए हैं, अच्छे से चबा के नहीं खाए हैं, तो वो खाना तो आपका बल्क फॉर्म में चला गया है स्टमक में। अब वो क्या उसी तरह से डाइजेस्ट हो नहीं सकता है। अब वहाँ काम आता है फूड को ब्रेक डाउन करना और उसे डाइजेस्ट होने के लिए ईजी करना। तो वो काम करने के लिए हमारे पास आएगा यहाँ पे, इसमें आके हमारा फूड स्टोर होगा। फूड स्टोर होने के बाद यहाँ पे आपका होता है एक, कौन सा ऑर्गन होता है, लीवर होता है। लीवर का काम क्या होता है, पहले इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑसोफेगस है ना स्टमक का, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपल सब्सटेंस। यहाँ पे हमारा सिंपल सब्सटेंस में फूड जो है ब्रेक डाउन करेगा, हमारा माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फूड मूव करते हुए ऑसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में जो हमारा क्रंच जो होता है फूड, वो टर्न करेगा और डाइजेशन के लिए स्टार्ट होगा। एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, हर एक स्टेप में हमारा एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा। हमारा इसका मेन फंक्शन देखा जाए तो क्या निकला, फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है,
ऑसोफेगस का काम क्या था, तो ये ट्रांसपोर्ट किया माउथ से फूड को लेके गया स्टमक में। ये डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है ऑसोफेगस, याद रखिएगा। ऑसोफेगस एक जरा सा काम डाइजेशन के लिए नहीं किया, माउथ में हुआ है, ऑसोफेगस में नहीं हुआ है। स्टमक में आएगा, फूड स्टोर होगा कुछ देर के लिए टेम्पररी, और वो चर्न्स एंड मिक्स फूड विथ गैस्ट्रिक जूस। अब स्टमक से एक जूस निकलेगा जिसे हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, 3 एंजाइम्स होंगे। एक निकलेगा HCl, दूसरा निकलेगा पेप्सिन, और तीसरा निकलेगा म्यूकस बोल सकते हो या रेनिन बोल सकते हो, ठीक है। ये 3 एंजाइम्स निकलेगा। HCl का काम क्या रहेगा भाई, HCl तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाईली एसिडिक है। फिर ये हमारे स्टमक में है तो हमारे स्टमक को जला क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि एसिड का काम तो होता है बर्न कर देना। फिर ये हमारा स्टमक जो होता है वो बर्न क्यों नहीं कर रहा है, तो ये जो म्यूकस होता है ना, ये इनर लाइनिंग वॉल से इंटरेक्ट करने से, रिएक्शन होने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात है, ये HCl हाईली एसिडिक था, तो ये हुआ क्या भाई, इसका काम क्या हुआ, रिएक्ट भी नहीं हुआ इनर वॉल से, तो काम क्या है, तो ये वर्क करता है एक तरह से फूड को एसिडिक में कन्वर्ट करना। फूड को एसिडिक में कन्वर्ट करना मतलब समझिए, आपको हम बहुत ही आसान चीज़ें समझा रहे हैं। आप देखे होंगे कोई जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, अप टू 6 मंथ का जो है बच्चा, उसको देखे होंगे वो फीड करता है मिल्क। यदि वो बच्चा अच्छे से मिल्क को नहीं डाइजेस्ट कर पाए तो थोड़ी देर के बाद देखे होंगे, या फिर बच्चा को ज़्यादा अप एंड डाउन अप कर दिए, ज़्यादा मूवमेंट कर दिए, तो वो बच्चा वॉमिटिंग कर देता है। वॉमिटिंग करता है तो वो मिल्क कैसा निकलता है, फटा फटा हुआ निकलता है। वो कैसे हो गया भाई, गया तो सही मिल्क था, लेकिन वो बाहर आया तो फटा हुआ मिल्क आया है, ऐसा क्यों हुआ, तो यही HCl जाके मिक्स होता है और फूड को एसिडिक में कन्वर्ट करता है। और वो एसिडिक में कन्वर्ट इसीलिए किया गया ताकि फूड और इजी हो जाए डाइजेस्ट होने के लिए। देखे होंगे आप लोग, जब हम लोग फूड खाते हैं या फिर शादी पार्टी वगैरह इवेंट वगैरह में गए, आपका लेट नाइट यदि फूड अब डिनर किए, तो लेट नाइट हम लोग डिनर करने से क्या होता है, फूड हमारा ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो सवेरे मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, थोड़ा नींबू पानी ले लिए, या फिर इनो वगैरह पी लिए, या फिर आप थोड़ा जो जीरा पानी आता है वो पी लिए। तो वो क्या करता है, वो तो फूड को एसिडिक में ही कन्वर्ट करता है। खट्टी चीज़ें हम लोग लिए क्यों, या फिर अचार वगैरह लोग खा लेते हैं, तो क्यों हम लोग वो खट्टा चीज़ें लिए, हमारे फूड को एसिडिक में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि लेट नाइट आप फूड लिए हैं, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया है, स्लाइवा नहीं जा पाया है, आप लेट नाइट अच्छे से सो नहीं पाए हैं, तो फूड अच्छे तरह से ना ही मिक्स हो पाया, ना ही सिंपल वे में कन्वर्ट हो पाया। इसीलिए हमारे पास HCl वहाँ पे हेल्प करता है, ताकि वो फूड को ईज़िली हमारा एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई है। यहाँ पे हमारा पेप्सिन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा, फिर से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। बोले ना, मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ, प्रोटीन फूड जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो ईजी वे में डाइजेस्ट नहीं होता है। पहला तो माउथ में हमारा डाइजेस्ट थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा, दूसरा फिर यहाँ पे पेप्सिन हमारा स्टमक में उसको डाइजेस्ट करता है थोड़ा सा। दैट मीन्स पेप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू स्मॉलर पीसेस में तोड़ देता है। और रेनिन जो होता है वो कर्डलेस मिल्क के जैसा होता है, मतलब बोल सकते हो दही जैसा वो काम करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस। मैं बोला ना, ये इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, रेनिन बोल सकते हो या फिर आप म्यूकस बोल सकते हो। क्यों भाई, तो ये HCl कहीं हमारा रिएक्ट ना हो जाए स्टमक से, और रिएक्ट होगा तो उसको जला देगा भाई, वो एसिडिक बर्न कर देगा, तो उससे बचाना भी होता है, तो वो हमारा ऑटोमेटिक वहाँ सारा काम होता है। एक चीज़ और यहाँ पे लीवर होता है भाई। लीवर का काम क्या होता है, ये लीवर का काम क्या होता है, तो ये लीवर में हमारा एक बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है लीवर में, बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस निकलता है तो कहाँ जाके स्टोर होता है, ये टेम्पररी आपका ये गाल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब ये
जो बाइल जूस निकला, ये बाइल जूस का काम क्या हुआ, अभी तक तो हम नहीं बताए हैं कि कहीं पे इसका यूज़ हुआ। अब बात आता है कि जो फूड हमारा स्टमक में बल्क फॉर्म में आ जाता है, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, आप देखे भाई पार्टी में गए हैं, रसगुल्ला मिल रहा है, दबाओ भाई, दूगो और ला, दूगो और ला, फटाफट डाल तो दिए आप, लेकिन वो गया कहाँ, वो तो बल्क फॉर्म में चला गया है, वो डायरेक्ट आपका बोला जाए तो बड़ा बड़ा पीस चला गया है। या जो मटन खाने वाले हैं, गए भाई देखे भीड़ है, एक बार गए भाई डाल दो प्लेट में 4-5 पीस डाल दो, गया फिर फटाफट खाया, देखा खा लिया, फटाफट खा के फिर गया, नंबर लगाया, फिर लिया वो। तो इस तरह से क्या होता है कि वो फूड तो खा ले रहा है, लेकिन वो फूड बल्क फॉर्म में चला जाता है, बल्क फॉर्म में डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो इस बल्क फॉर्म को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास बाइल जूस होता है। बाइल जूस टेम्पररी स्टोर होता है आपका, निकलता तो लीवर से है, और लीवर के पास ही होता है यहाँ पे एक गाल ब्लैडर, जिसको पित्त जैसा हरा हरा देखे होंगे आप लोग, वो पित्त में आके स्टोर हो जाता है। और जब हमारा फूड बल्क फॉर्म में जाता है तो यही आपका बाइल जूस जो होता है वो उसे जाके ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कहाँ गया, तो यहाँ पे हमारा बाइल जूस का भी काम हो गया, मतलब लीवर का काम हो गया, स्टमक का काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया। अब ये फूड यहाँ से पास आउट होने के लिए रेडी है। कहाँ जाएगा, तो बीच में यहाँ मिलेगा इसको एक, क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज से भी एक जूस और निकलेगा, और इस पैनक्रियाज का काम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। देखिए ये वाला चीज़ें, ये होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। पैनक्रियाज का सेफ कैसा होता है, तो इसे बोला जाता है यू सेफ में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये होता है हमारा ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का सेफ होता है यू सेफ में, ड्यूडेनम होता है, और भी ये छोटा छोटा पार्ट में ये बनता है, लेकिन मेन पार्ट आप याद रखिए, ये ड्यूडेनम होता है, और ये ड्यूडेनम का सेफ होता है यू सेफ में, और यहीं से आपका अटैच होता है पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में ये 3 तरह के एंजाइम्स होंगे, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज जो करता है वो एक तरह से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, या फिर हम लोग जनरली बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में पूरा का पूरा हेल्प करने वाला है। ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्सिन या प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो प्रोटीन यहाँ फुल्ली डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ऊपर से टूटते हुए आ रहा था, माउथ में टूटा, आपका स्टमक में टूटा, फिर वो कम्प्लीटली अब तैयार हो गया है फुल डाइजेशन होने के लिए, ये ट्रिप्सिन के हेल्प से। लाइपेज, लाइपेज से याद रखिएगा लिपिड, लिपिड मतलब फैट, फैट का डाइजेशन या फिर फैट का सिंथेसिस या फिर टूटने का जो वर्क होगा वो लाइपेज करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ मिल गया, ठीक है, ये सारा एंजाइम्स यहाँ पे फूड में मिक्स हो गया। अब ये फूड पास होते हुए आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, मतलब अब यहाँ से फूड नहीं बचने वाला है, अब उसको पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ख़त्म होना है उसको यहाँ पे। तो सारा का सारा डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 देखिए, यहाँ पे फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, एंजाइम्स जो है वो कितने मिलेंगे, माउथ में मिलेगा, स्टमक में मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा। माउथ में क्या क्या मिला, स्लेवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को कन्वर्ट किया माल्टोज शुगर में। स्टमक से मिला पेप्सिन, पेप्सिन जो किया प्रोटीन को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकला, पैनक्रियाटिक जूस से 3 एंजाइम्स मिला, 3 एंजाइम्स में अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो पूरा का पूरा यहाँ पे डाइजेशन आपका कंप्लीट होगा। जब फूड यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा तो भाई अब यहाँ से आगे जाएगा, आगे जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, जिसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अब फूड आएगा। तो मैं अभी तक कभी आपको बतलाया वाटर कहाँ गया भाई, खाने के साथ तो पानी भी तो लोग पीते हैं, आधे घंटे के बाद भी पानी भी तो पीते हैं, पानी कहाँ गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन इसी लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। सारा का सारा जो आपका वाटर का जो था नीड वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सारा वाटर यहाँ पे ले लिया जाएगा, और बचेगा क्या उस फूड में, वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड। और वो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आके इस रेक्टम वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा।
और ये हो गया आपका वेस्ट मटेरियल, और ये वेस्ट मटेरियल एसएनएस के थ्रू रिलीज होगा। और ये यहाँ पे भी एक स्पिंचर होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब रेक्टम फुल हो जाएगा तब आपको महसूस होगा, ब्रेन आपको हैंडल करेगा कि गो टू वॉशरूम, अब वॉशरूम जाइएगा, फिर ये टोटल का टोटल यहाँ पे आप खाली कर लीजिएगा। बात करते हैं इस ह्यूमन डाइजेस्टिव में हमारा मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शन हुआ। पूरा का पूरा सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया हमारा, और डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हुआ, ऑसोफेगस में गया, बाइल जूस निकला, बाइल जूस हमारा फूड को, फैट को डाइजेशन करने में हेल्प किया। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकला, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन निकला, तीनों का तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट किया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ, जो कि एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो गया है अब ये। और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, और वहाँ पे आपका जो स्टूल पार्ट है, वेस्ट मटेरियल, वो वहाँ पे स्टोर हो गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, नेम द ऑर्गन्स विच सिक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रेट कौन सा ऑर्गन किया, ये आपको बतलाना है। साइंस फैक्ट की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो किन ऑर्गन से एब्जॉर्ब होंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब बात आती है विल्ली की, जो कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग वॉल पे। इनर लाइनिंग वॉल पे तो यहाँ पे देखिए बाहर ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग एपिथेलियल बोलते हैं। इसके बाद इसके अंदर आते हैं तो इसमें भी दिखाई देता है माइक्रोविल्ली होता है। माइक्रोविल्ली का काम क्या होता है, जैसे एक हेयर होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस हेयर से भी जैसे एक रूट्स होता है, प्लांट्स में रूट्स होता है, रूट्स में भी देखिएगा तो छोटे छोटे रेसे रेसे टाइप से और निकले रहते हैं, जिसे हम लोग रूट्स हेयर बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे माइक्रोविल्ली होता है। माइक्रोविल्ली का काम क्या होता है, वो सरफेस को इंक्रीज कर देता है। जब इंक्रीज हो जाएगा तो लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्प्शन वहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ब्लड कैपिलरी इसके अंदर मिलेगा, ब्लड कैपिलरीज से ही अब सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ तो चला गया फूड तो यहाँ है आया ना भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ हो गया है। कंप्लीट डाइजेशन हुआ तो जो आपका न्यूट्रिएंट होता है, पंच तत्व जिसे बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट और मिनरल्स, ये सारे चीज़ों का एब्जॉर्प्शन यहीं से होगा। तो यहाँ पे एक लैक्टेरल होता है, जो कि फैट सॉल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो और फैट्स दोनों के दोनों चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। तो ये येलो वाले में फैट जाएगा, और ये जो ब्लड कैपिलरीज जो दिखाई दे रहा है रेड वाला, वो रेड वाले और ब्लू वाले, मैं ब्लू बताया था ना कि ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो रेड वाले में आपका आरबीसी जाता है। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टैक्सी के जैसा काम करता है, मतलब भैया आप इसमें पैसेंजर आइए, आपको लेके हम चलेंगे। कहाँ तक लेके चलेंगे, तो बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा आपको हम वहाँ वहाँ पहुँचा देंगे। बाकी वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको फिर हम उठा के लेके आ जाएंगे, आपको वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ खाली कर देंगे जगह, आपका जो भी वहाँ वेस्ट चीज़ें है उसको हम लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से ये सारे न्यूट्रिएंट को पहुँचा देता है, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को लेके किडनी के पास ला के पहुँचा देता है। तो भाई 3 तरह का वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसेस वेस्ट। गैसेस वेस्ट यही हीमोग्लोबिन लंग्स तक पहुंचाएगा, और यही हीमोग्लोबिन लिक्विड वेस्ट को किडनी तक पहुंचाएगा। और जो सॉलिड वेस्ट था वो तो हमारा स्टूल के फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो गया। तो ये विल्ली का काम होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है, जो कि इनर लाइनिंग वॉल में होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हमारा ये माइक्रोविल्ली होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है और हेल्प करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। और जो ब्लड कैपिलरीज होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लैक्टेरल जो होते हैं जो हमारा लिम्फ सिस्टम में कनेक्ट होता है, जो कि फैट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन पाथवे जो होता है वो कैसे होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, देखिए ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, अमीनो एसिड जिसे हम लोग प्रोटीन बोल सकते हैं, वाटर, सॉल्ट, विटामिन, ये सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाएंगे। फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो लैक्टेरल के थ्रू लिम्फ में जाएंगे। विल्ली जो होती है वो प्रेजेंट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज विल्ली, राइट देयर फंक्शन। विल्ली और इसका फंक्शन लिखना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको प्रिपेयर करना है। एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बेटर न्यूट्रिशन होगा। जितना ज़्यादा
आप बेटर न्यूट्रिशन लीजिएगा उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलेगा, और जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलेगा उतना हेल्दी आप फिट रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, और अपना डेली लाइफ एक्टिविटी अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की बात की जाए तो रिस्पायरेशन हमारा, जैसे हम लोग जनरली सोचते हैं क्या रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, नहीं, ये नहीं होता है, ये ब्रीदिंग में कहलाता है। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, लेकिन रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा फूड पार्टिकल ब्रेकडाउन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और एटीपी रिलीज करता है एनर्जी के फॉर्म में, वो हमारा कहलाता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में भी बहुत सारा फंक्शन होता है, समझिएगा अच्छे तरह से। रिस्पायरेशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करेगा किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। क्या प्रोड्यूस करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ से करते हैं सर, हम लोग लेते तो ऑक्सीजन है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है, हमारे बॉडी में क्या कोई फैक्ट्री है क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है बार बार, नहीं, ऐसा नहीं है। होता कहाँ पे है, जैसे जो हम लोग फूड लिए, जनरली हम लोग जो फूड लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और यही ग्लूकोज के फॉर्म में हम लोग को फूड के थ्रू मिलता है। और ये ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा, ATP रिलीज करेगा। ATP मतलब एनर्जी रिलीज करता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर आता है। तो समझ में आया बच्चे कि ये जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन इन होता है, लेकिन ब्रीथ आउट जब करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फैक्ट्री नहीं है हमारा पेट में जो वो निकाल रहा है भाई। ठीक है, तो ये समझिएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है। ये चीज़ें होगा कहाँ भाई, एनर्जी कहाँ मिलता है, मैं आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और ATP रिलीज किया। ठीक है, यही वाला फंडा मैं बतलाया था आपको। एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, यही हमारा रिस्पायरेशन फंक्शन में होता है। ये कहाँ पे होता है भाई रिस्पायरेशन, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ दिस सेल में होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेल है, सेल में एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP रिलीज होता है, ATP भी हमारा 36 ATP मिलता है। ठीक है, और 2 ATP और मिलता है, अभी मैं बताऊंगा 36 ATP कब मिलेगा, 2 ATP कब मिलेगा। ठीक है, ये आपका रिस्पायरेशन का इक्वेशन है कि कैसे होता है। C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड टूटा, वाटर टूटा और एनर्जी मिला। ठीक है, फंक्शन मेन फैक्ट क्या है भाई, तो मोर एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन रिस्पायरेशन दैट फोटोसिंथेसिस स्टोर। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस में भी ये काम होता है भाई। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज होता है, यही काम होता है जैसे हमारा फूड स्टोर करने का काम हुआ रिस्पायरेशन में। सेम एज प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में यही फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ही वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। एक आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज रिस्पायरेशन, राइट इट्स इक्वेशन। इसका तो सबसे पहले रिस्पायरेशन का डेफिनेशन लिखना है और इसका इक्वेशन भी लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात करते हैं। तो जनरली 2 टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं, एक को बोला जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरे को बोला जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, ठीक है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा तो आपके पास ज़्यादा ATP एनर्जी मिलेगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा तो लेस एनर्जी मिलेगा। मतलब इसमें आपको 36 ATP मिलेगा, इसमें आपको 2 ATP मिलेगा। सिंपल सी बात है, विथ ऑक्सीजन मोर एनर्जी, विदाउट ऑक्सीजन लेस एनर्जी। 2 तरह का, विथ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक एंड एरोबिक। ठीक है,
अब एनएरोबिक जो होता है वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा भाई। डिफरेंस यदि पूछा जाए तो क्या होगा, एरोबिक और एनारोबिक में मोर एनर्जी लेस एनर्जी। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज को, ये पूरा नहीं तोड़ पाता है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म में कैसे होगा आगे बताऊंगा। ये क्या क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किया। जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा तो इसमें दो तरह से होगा, एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एक एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। लैक्टिक एसिड कब करेगा और एथेनॉल कब करेगा आगे आते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जाते हैं। राइट द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड गिव वन डिफरेंस। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आप करिएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर होगा। यदि किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। आते हैं हमारे पास पाइरोवेट जिसे बोला जाता है, जो हमारे सेल में जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ वो तो समझ में आया कि भाई 36 एटीपी मिलता है। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन होता है। तो देखिए पाइरोवेट जो होता है इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे मसल्स में जो ऑक्सीजन की कमी से जो वहाँ पे हमारा रिस्पायरेशन होता है, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं, पाइरोवेट में कहाँ गया, हाँ देखिए, एक तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ जहाँ पे ऑक्सीजन के हेल्प से होगा और इसमें आपको मिलेगा 36 एटीपी, ठीक है। बात की जाए विदाउट ऑक्सीजन, यदि मसल्स में हो रहा है, ठीक है, ये मसल्स में हो रहा है तो ये लैक्टिक एसिड को सीक्रेट करता है, ठीक है। और यदि ईस्ट में हो रहा है तो यहाँ पे आपको इथेनॉल बना के देता है। अब थोड़ा बताते हैं लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। जैसे मान के रखिए हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो भाई मेरे पैर के मसल्स में ना पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी हम नहीं सुन रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बॉडी ब्रेक डाउन हो सकता है, हमारा पैर का काम करना वर्क बंद कर देगा, तो हमारा बॉडी भी वर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे साइटोप्लाज्म में एक तरह से बोला जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जैसे मान के रखिए पूरा विंडो मैं बंद करके रखा हूँ, ऑक्सीजन का कम यहाँ सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में सफोकेशन होगा मेरे में, ठीक है। और सफोकेशन होगा तो जो मसल्स में जो होगा ना वो वहाँ पे क्रैम्प करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एनर्जी मिल नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। और इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, आपको थका थका महसूस करा देगा। और इस कंडीशन में क्या कीजिएगा आप कि भाई अब तो आपसे नहीं होगा, अब छोड़ दीजिए वर्क करना और थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। और इस कंडीशन में आप वर्क करना बंद कीजिएगा। और जैसे ही वर्क करना बंद कीजिएगा तो एनर्जी का जो लॉस है आपके बॉडी से, वो लॉस होना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपका बॉडी रिकवर कर लेगा, क्योंकि जितना एनर्जी लॉस हो रहा था उतना एनर्जी बन नहीं रहा था, जिसके कारण आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा बॉडी एक ऑटोमेटिक मशीन होता है, खुद ब खुद सारा काम करता है। आप करिए ना करिए, आपका बॉडी खुद करेगा और आपको खुद सिखाएगा, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड हमें सुस्त कर देगा, एक तरह से थका थका महसूस कराएगा और मजबूरन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि रात में दूध पीने के बाद नींद बहुत अच्छा से आता है। भाई वो दूध के कारण नहीं होता है, दूध में जो प्रेजेंट लैक्टिक एसिड होता है उसके कारण आता है। अभी मैं बताया लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में सीक्रेट किया, आपको पूरा थका थका महसूस करा देगा। आप मजबूरन होइएगा कि भाई अब तो हमको रेस्ट लेना है। तो वही हाल होता है दूध पीने के बाद। दूध पीने से हमें दूध में लैक्टिक एसिड मिलता है और यही लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी को पूरा थका थका महसूस करा देगा और बोलिएगा गुड नाइट, बाय बाय, चलता हूँ मैं सोने के लिए। तो वो काम कराता है आपका लैक्टिक एसिड। बात की जाए ईस्ट में जो होता है रिएक्शन ईस्ट में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन ना ही होता है। इस कंडीशन में वो एथेनॉल बनाता है और एथेनॉल के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और यहाँ पे एटीपी रिलीज़ ही नहीं करता है ये, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है ईस्ट की बात करता हूँ। तो ये 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन को ही पायरोवेट में तोड़ा जाता है। एक आपका यहाँ बनेगा और एक यहाँ C और एक इधर C जाएगा। तीनों के तीनों आपका ऑक्सीडेटिव हो जाते हैं, जो कि पायरोवेट में 3 कार्बन, 2 कार्बन इधर टूटेगा, 1 कार्बन यहाँ जाएगा
और ये कंप्लीट हमारा करता है कार्ब साइकिल में, साइट्रिक एसिड साइकिल जिसे बोलते हैं। पायरोवेट जो होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, और जो कि ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। की पॉइंट की बात की जाए तो फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के जब ग्लाइकोलाइसिस होगा उस टाइम आपको ग्लूकोज मिलेगा, 3 कार्बन इसमें मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, पायरोवेट जो करेगा लिंक करेगा ग्लाइकोलाइसिस को, और ये क्रैब साइकिल बोला जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस पायरोवेट, पायरोवेट से एसिटाइल, और एसिटाइल से फिर आपका क्रैब साइकिल होगा। बात की जाए ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि ये क्रैब साइकिल नहीं होगा ना तो मैक्सिमम एनर्जी हमारे बॉडी को मिलेगा ही नहीं, और मैक्सिमम एनर्जी नहीं मिलेगा तो सोचिए हम इतना ज़्यादा बोल पाएंगे कंटिन्यू, हम इतना वर्क कर पाएंगे, या आप उतना वर्क कर पाइएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगा आपके पास। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, व्हाट इज पायरोवेट, राइट इट्स फॉर्मेशन एंड फेट। PYQ क्वेश्चन है, आई होप आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं ATP का रिलीज कैसे होता है। ठीक है, ATP जो रिलीज करता है वो 36 ATP रिलीज करता है और 2 ATP रिलीज करता है। टोटल हमारे बॉडी में 38 ATP रिलीज होता है। एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक डाउन करता है वो सेल के अंदर करता है, जो कि ज़्यादा यदि आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज हुआ तो जो कि स्टोर होगा फिर, और वो स्टोर्ड एनर्जी हम लोग अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में यूज़ करेंगे, और ये रिस्पायरेशन के टाइम ही ये ब्रेक डाउन करता है। लाइकली बैटरी जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, बाद में जब लाइट कट जाता है उसी एनर्जी का यूज़ हम लोग फिर बाद में करते हैं। पावर हाउस ऑफ मॉलिक्यूल्स किसे बोला जाता है, सेल को बोला जाता है, याद रखिए, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। आते हैं हम लोग अब इस सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में। चलिए, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो नेजल कैविटी से स्टार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये नेजल कैविटी से स्टार्ट होके कहाँ पे जाएगा, ये टोटल हमारा एल्वियोली तक पहुँचेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होगा, जो कि नॉस्ट्रिल, नाक में जो 2 होल होते हैं वहाँ से होते हुए एयर पास करेगा, यहाँ पे आएगा आपका लैरिंग्स के पास, सॉरी फेरिंग्स के पास आएगा, फेरिंग्स से फिर आएगा लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स यहाँ से यहाँ तक सब पाथवे है, समझिएगा अच्छे से। नेजल कैविटी या माउथ दोनों से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स से आपके पास आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स से आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये डिवाइड जो हो रहा है ये कहलाएगा आपका ब्रोंकी, और ब्रोंकी से ये आ जाएगा ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल से यहाँ पे जो टाइनी पोर्स दिखाई देंगे ये कहलाएगा एल्वियोली। तो यहाँ से यहाँ तक जो आया ये एक तरह से पाथवे है, एक रास्ता है जाने का ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुँचा। अब मेन फंक्शन होगा एल्वियोली में। ठीक है, नोज़ क्या किया, फिल्टर किया। हमारे नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, हेयर्स का काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो हमारे एयर में है उसे ट्रैप करना, और हमारे नोज़ में स्टिकी सब्सटेंस होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को वहाँ पे ट्रैप कर देते हैं, जिससे वो इन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो हेयर्स होता है, म्यूकस होता है, और सीलिया जो होता है वो डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को ट्रैप कर देता है हमारे नॉस्ट्रिल में ही। अब यहाँ से फिल्टर होके हमारा एयर अंदर जाएगा, कहाँ पे आएगा, फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स क्या करेगा, उस एयर को पास करेगा, पास करेगा किसके पास भेजेगा, ये आएगा लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ से फिर ये पास करके भेजेगा किसके पास, ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया जो होता है ये मोटा वाला पाइप जो होता है ना, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, तो ये कार्टिलेज पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा, ये अब 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसे हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। दोनों लंग्स में, लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड हो जाता है, और दोनों लंग्स में डिवाइड होने के बाद ये और भी छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगता है। देखिए, इधर गया, इधर से भी छोटे छोटे और में टूटा, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल से लास्ट में जो कनेक्टेड होता है, यहाँ बहुत सारे टाइनी टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसे हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। और यही एक तो एल्वियोली हो गया, एल्वियोली में बहुत सारे एल्वियोलर, एक एल्वियोलर सैक होता है, सैक में बहुत सारे एल्वियोली मिलेंगे। अब ये एल्वियोली में आपको
जैसे आप देखे होंगे ना, फुटबॉल का जो नेट होता है कैसा रहता है, फुटबॉल है चारों साइड से नेट वाला रस्सी होता है, तो उस तरह से हमारे एल्वियोली में पूरा का पूरा ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज से ही हमारा, यहाँ पे समझिएगा, ये तो नॉस्ट्रिल हो गया, लंग्स में आया, लंग्स से एल्वियोली में गया, ये एल्वियोली में छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अब ये बलून लाइक स्ट्रक्चर को समझिएगा इस तरह से, ये तो ऑक्सीजन इन किया। हाँ, बात की जाए कि हमारे एयर में तो मिक्स ऑफ गैसेस गया, दैट मीन्स सारे गैसेस गए हैं, चाहे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारे गैस गए हैं। लेकिन बात की जाए हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन का सबसे पसंदीदा गैस कौन सा होता है भाई? जहरीली गैस होती है। यदि उसको जहरीली गैस मिलेगी तो सबसे पहले वो उठाएगा, देन ऑक्सीजन को उठाएगा। सेकेंड चॉइस होता है हीमोग्लोबिन का, सपोज दैट आपका वो ऑक्सीजन। जैसे मान के रखिए मेरे पास आप रसगुल्ला रख दिए हैं और कुछ इधर रख दिए, गुपचुप रख दिए हैं, एक साइड रसगुल्ला है, भाई मेरा फर्स्ट चॉइस क्या होगा? रसगुल्ला, पहले मैं उसको उठाऊंगा, बाद में हम इधर और कुछ देखूंगा। तो उसी तरह से होता है हीमोग्लोबिन का फर्स्ट चॉइस पॉइजनस गैसेस, नहीं वो मिला देन वो ऑक्सीजन को वहाँ से कैरी करेगा, बाकी सबको वहीं छोड़ देगा। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एयर में ही था, एयर ही तो हमारा गया, लेकिन उस एयर से सिर्फ ऑक्सीजन को पिक करेगा हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन यहाँ से पिक करेगा अपने साथ और इसको लेके चल देगा कहाँ पे? हार्ट में लेके चला जाएगा। हार्ट में फिर वो पूरा काम हार्ट करेगा। और यहाँ पे ये लेके भी आया था ये CO2, एल्वियोली में जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो अपने साथ में लेके आया था कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ के गया और यहाँ से लेके गया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को लेके गया और जाके हार्ट में दे देगा कि भाई लीजिए आपका सामान मैं ला दिया हूँ, आप जहाँ जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दीजिए, मेरा काम ख़त्म हुआ, मेरा भाड़ा दीजिए। वो वहाँ भाड़ा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा, बोलेगा जाओ इसको लेके पहुँचा दो। तो ये फिर से यहाँ से आएगा और फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप आउट कर देगा यहाँ पे एल्वियोली में। तो एल्वियोली में सारा काम ख़त्म हुआ। समझ में आए बात? तो ये था आपका ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। बात की जाए तो मिलियंस ऑफ एल्वियोली होते हैं हमारे लंग्स में। जो थिक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, वो मेंटेन करता है डिफ्यूज़न को। एल्वियोलर और कैपिलरीज वॉल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, वन सेल थिक जो होता है, और फास्टर डिफ्यूज़न होता है यहाँ पे। कंटिन्यूअस वेंटिलेशन मेंटेन करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को, और मॉइस्ट जो सरफेस होता है वो गैसेस को डिसॉल्व करने में इजी करता है। एक आपका PYQ क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में रहेगा, हाउ आर लंग्स एडेप्टेड फॉर गैस एक्सचेंज। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये जरूर होमवर्क में कंप्लीट कीजिएगा। एयर पाथवे ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हो सके यहाँ से कोई एक गायब कर दे और 4 ऑप्शन सेट करें और बोले कि राइट पाथवे कौन सा है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, नोज, नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से आपका आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स से आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स से आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से आएगा ब्रोंकी, ब्रोंकी से आएगा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से आएगा एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक से आएगा एल्वियोली। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जो कि यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इस सीक्वेंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आ चुका है, जिसमें 4 इसमें से दे देगा या 3 दे देगा। राइट वे में बताना है कि कौन सही है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे ये सेशन को एंड करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट करूँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए होंगे। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए, ताकि अच्छा इन्फॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज उनको भी मिल सके। थैंक यू।